Assalamualaikum. So we are going to continue from paper P4. Question number 1. It says atoms are made up of protons, neutrons and electrons. Atoms of the same element are known as isotopes. Complete the table. और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका रिलेटिव चार्ज हमें पता है। इलेक्ट्रॉन का अगर प्रोटॉन का पॉजिटिव 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 1 होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। ठीक है। और रिलेटिव मास जो है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेटिवली सिमिलर मास होता है और हम उसको 1 कहते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन। मैग्नीशियम के ये दो आइसोटॉप्स हैं। कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दीज आइसोटॉप्स ऑफ मैग्नीशियम। अब हमारे पास ये वाला जो है, इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है, यही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 24 माइनस 12, जिसका आंसर भी 12 आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम लोग, और प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब हम 25 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 13 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। सही है। मूविंग ऑन। Explain why magnesium ions have a charge of 2 positive. So that is because Mg2 positive. Why do we write it like that? This is because हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में होता है। मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल है, उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है जब लूज कर जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसको 2 पॉजिटिव का जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। पर हम लोग उसको इस तरह से भी कह सकते हैं, magnesium ions have a charge of 2 positive because it has 2 more protons than electrons। क्योंकि जब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की इटसेल्फ अभी हमने देखा कि हमने 12 उसके इलेक्ट्रॉन्स लिखे और 12 ही उसके प्रोटॉन्स लिखे। पर जब वो एक स्टेबल स्टेट में आ गया तो अगर उसके ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स थे, तो प्रोटॉन्स 12 के 12 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अब 10 हो जाएंगे क्योंकि अब वो आयन बन गया। ओके। Mg2 positive ion have the electronic structure 2,8. Give the formula of the following particles which have the same electronic structure as N positive ions. कोई भी एक कैटाइन, कोई पॉजिटिव आइन, तो हम लोग इसका यानी उसका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसके मैग्नीशियम के इनर में 2 है, सॉरी, ठीक है, और आउटर में उसके पास है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम, अभी मैं मैग्नीशियम बना रही हूँ, मैग्नीशियम इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम आयन जो है वो इस तरह से है। तब उसने कहा कि आपने मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है, Mg के अकॉर्डिंग नहीं बनाना, Mg2 पॉजिटिव, यानी दिस इज Mg2 पॉजिटिव राइट नाउ। इसके 8 है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव आयन। सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम को लिख सकते हैं Na पॉजिटिव। Na नहीं लिखेंगे, कैटाइन लिखना है, कोई आयन लिखना है। Na पॉजिटिव में भी क्या होगा कि अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने उसको दे दिया, तो अब क्या है, ये स्टेबल स्टेट में है। ठीक है। एनाइन नेगेटिव आयन, कोई भी नेगेटिव आयन ले सकते हैं, O2 नेगेटिव ले लेते हैं हम। उसके अलावा हम I नेगेटिव ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव आयन। बेसिकली हमने एक स्टेबल कॉन्फ़िगर्ड आयन बताना है जो स्टेबल अपनी कॉन्फ़िगरेशन में हो, 8 उसके आउटर मोस्ट शेल में हो। आई नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि उसमें हमारे पास एक शेल एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 8 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती, तो सेम पीरियड में होना ज़रूरी है। सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सेम पीरियड में जो है वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है फॉर द पॉजिटिव। जैसे हम यहाँ पे Na पॉजिटिव है ना, तो हम लोग Al3 नेगेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि वो ये एक ही रो में आते हैं, एक ही पीरियड में आते हैं।
O2 नेगेटिव के साथ हम लोग N3 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ये भी सेम पीरियड में आते हैं। तो कोई एक एटम, अगर एटम की बात करनी है तो कोई भी हम लोग जो ग्रुप 8 में हो और उसी सेम पीरियड में हो जिस पीरियड में हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम है, उस पीरियड में हमारे पास नियॉन आता है, तो नियॉन हमारा आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना था, बस इसमें और बात, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। और किस चीज़ का करना है कि हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम एटम की बात नहीं कर रहे थे, आयंस की बात कर रहे थे, और जो भी एनाइन या कैटाइन लिखना है वो उसी रो उसी पीरियड का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर डाइऑक्साइड शोन। ओके, अब इसको बस हम लोगों ने जो है वो बैलेंस करना है, तो अब करते हैं बैलेंस। हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। फिर हमारे पास सल्फर है, यहाँ पे एक दो सल्फर है, यहाँ पे हमारे पास एक सल्फर है अभी। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन। अब कुछ तो बैलेंस नहीं है, सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2s है, तो इसको भी 2s कर देते हैं। नाउ दिस इज 2s। ओके, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इसकी वजह से इसको 2s करने से हमारे पास कुछ और इम्बैलेंस नहीं हुआ, तो हम लोग अभी और कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग को इसको भी 2 ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे। जब हम लोगों ने इसको 2 ऑक्सीजन बनाए, इस साइड को भी हमने 2 ऑक्सीजन बनाए, उससे हमारी जो है हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अब प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हो गए हैं 4। उसके लिए अब हम लोग को यहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अब अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हो गए हैं 4। पर हमारे पास जो इस साइड पे हमारे पास जो सल्फर है वो हमारे पास 2 की बजाय अब हमारे पास 3 हो गए हैं, जो कि अब फिर से इम्बैलेंस हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको रिमूव करके 3 बनाते हैं। अब देखें, अब सारे हमारे पास बैलेंस्ड हैं। इरेज कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स, 2 plus 3 sulfurs, 3 sulfurs, 2 oxygens, 2 oxygens. So now this is fully accurately balanced in this way. Moving on, ester Y has the following composition by mass. ये हमारे पास ester है CHO. Complete the empirical formula of ester Y. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CHO के ऐसे नीचे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले हम इसको इमर्ज करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12, 8.11 divided by 1, 43.24 divided by 16, and let me get the values. Okay, I actually just did some calculations. So I just divided 48.65 divided by 12, 8.11 divided by 1, 43.24 divided by 16, and I got these values. Now I'm going to reduce these fractions by dividing it by the smallest. So the smallest we have is 2.70. So we are going to divide 4.05 with 2.70, 8.11 divided by 2.70, and 2.70 divided by 2.70. With that, we're going to get 1 for this, we're going to get 3 for this, and we're going to get 1 point. Wait, let me do it again. I think I deleted it. 4.25 divided by 2.7. I'm getting 1.5. Okay. So now I actually got 3.00 something for this, but like approximately जो हमारे पास यही आंसर आ रहा है। पर हमें ना जो वैल्यूज इस तरह से रेशियो में जब आ रही होती हैं, we do not write in decimals. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 1.5 will be 3, 2 into 3 will be 6, and 1 into 2 will be 2. So 362, that is the empirical formula that we are going to get is going to be C3. This is C, then 86 and O2. हम डेफिनेटली C 1.5 H3 और O ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको 2 के फॉर्म में ही लिखना था, इसलिए हमने C3H6O2 करके फॉर्म में लिखा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, एस्टर Z हैज द, यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको छोटा करके लिखना था,
इधर करके वर्किंग करनी थी, मैंने मिक्स कर दिया ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, पर इस आंसर को जो है हमने यहाँ पे लिखना है। Ester Z has the empirical formula C2H4O and a relative molecular mass of 88. Determine the molecular formula of ester Z. अच्छा, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है C2H4O का जो है हम लोग empirical formula लिखेंगे. So we have 2 times carbon का 12 plus 4 times hydrogen that is 1 plus 1 time oxygen that is 16 air, and then that is equals to 88. Oh, that is not equal to 88. We have to find it out. So 2 into 12 will be 24 plus 4 plus 16. So that is going to be 20. 20 plus 24, that is going to be 44. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. हम लोगों ने मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है. तो ये मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिकुलर मास था. ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास है. तो हम 88 को डिवाइड कर देंगे 44 से. हमेशा मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2. तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C2H4O जो है इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो हमारा आंसर होगा C4H8O2. तो यहाँ पे इस तरह से जो है हमारा आंसर निकलेगा और यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस पार्ट. Okay. Question number 2. Complete the equation for the decomposition of hydrated zinc nitrate. ये उसने हमें equation दी है. उसने कहा है in an experiment 1.61 gram of Na2SO4 dot X H2O is heated until all the water is given off. The mass of Na2SO4 remaining is 0.71 gram. जिसका MR है और determine करना है value of X using the following steps. Calculate the number of moles of Na2SO4 remaining. Okay, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से एक दफा रीड करते हैं और समझते हैं आराम से. पर पहले तो हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि हमने जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन कर लिया, यानी कि ये 2 पार्ट जो है ये थोड़ा सा हमने जो है उसको साथ ही मिला लिया. नीचे वाला पार्ट अलग था बट वो इतना करीब लिखा हुआ था कि मुझे लगा कि वो कट्टा ही है. अच्छा चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, पहले हमने इसको इक्वेशन को जो है कंप्लीट करना है. बाय दैट दे मेंट कि इसको पहले बैलेंस करो. तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है, ये जगह एम्प्टी है. तो हमारे पास जितनी भी एलिमेंट्स है ना, तो हम लोग एक रिएक्टेंट साइड बना लेते हैं और एक प्रोडक्ट साइड बना लेते हैं. प्रोडक्ट रिएक्टेंट. ओके, हमारे पास Zn है, हमारे पास N है, हमारे पास O है और H है. ठीक है, अब इस O और H की तो बहुत लड़ाई होगी क्योंकि जगह जगह पर है. Zn है, N है, O है और H है. रिएक्टेंट में अगर हम लोग जिंक को देखें तो हमारे पास 2 जिंक्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 1 जिंक है. तो अभी से ही हम इसको 2 कर लेते हैं. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे भी 2 जिंक हमने कर लिया ऑलरेडी. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं. 2 प्लस 2, ये वाले भी और ये वाले भी. तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन है. यहाँ पे हमारे पास 1 नाइट्रोजन है तो हम इसको भी से 4 कर लेते हैं. ये हो गया 4 नाइट्रोजन. सही है. नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन. तो 6 2 हमारे पास 12 हाइड्रोजन बिगिनिंग में है और 2 इधर हैं. दैट्स इट. तो हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए. तो यहाँ पे हमने 6 2 से 12 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको 12 कर देते हैं. ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड पे कितना है, 3 इंटू 2 6 एंड देन 6 इंटू 2 12 प्लस 6. दैट्स अ लॉट. और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 4 2 is 8 plus 2 plus 6. So
12 + 6 तो हमारे पास 18 हो गया ना। यहाँ पे तो हमारे पास 18 हो गया। यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं? 9, 10, 11, 12 और 12 + 6 यहाँ पे भी 18 है। So it is balanced. Yes. So that's how. Wait. Wait. One thing I made a blunder. I made a blunder counting hydrogens. 6 into 2 is not the final answer क्योंकि 6 into 2 तो 12 है, तो पर हमने इसको मिस कर दिया जो ये इसके साथ है। और इसको हमने नहीं मिस करना था। इसका मतलब है 6 into 2 12 जो है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 24 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये हमारे पास 12 नहीं 24 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 की बजाय हमें यहाँ पर 12 लिखना चाहिए। तो 12 into 2 अब हमारे पास क्या हो गई? 24 हाइड्रोजन। अब दोबारा से एक दफ़ा जो है सारा कुछ काउंट करते हैं ताकि देख लेते हैं कोई मिस्टेक हम ना कर चुके हों। सबसे पहले जिंक देखते हैं। 2 जिंक्स हैं, यहाँ पे भी 2 जिंक्स हैं, तो जिंक इज करेक्ट। जिंक में कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को, तो हमारे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और हैं, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है टोटल। यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन हैं, तो नाइट्रोजन का तो कोई इशू नहीं रहा। ऑक्सीजन को हम दोबारा से काउंट कर लेते हैं। हमारे पास 6 ऑक्सीजन हैं। फिर हमारे पास 3 into 2 6 ऑक्सीजन हैं। और फिर ये इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 24 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यस। और 2 + 8 + 2 + 12, तो ये हमारे पास दोबारा से काउंट करते हैं। ऑक्सीजन को दोबारा से काउंट करते हैं। We have 3 into 2 6. We have 6 again, 6 + 6, और इसको हम 2 से टाइम्स कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। We have 2 + 4 2 is 8 + 2 + 12. So 2 + 8 + 2 + 12, we have 24. And 6 + 6 is 12. 12 times 2 is 24. So oxygen in both ways are 24. At least they're same. So that ticks off. Okay, moving on. Let's count hydrogen for now. 6 2s are 12 hydrogens. 12 times 2 because of this 2. And then 12 times 2, 24. Okay, so these are equal as well. You see how this is, ये बहुत ज़्यादा ना critical हो जाता है जब इस तरह से टाइम्स XH2 हो, तो जिसकी वजह से इस ये जो फर्स्ट वाला 2 है ना, ये अक्सर मिस हो जाता है। इवन मेरे से भी हो रहा था। तो इस चीज़ का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है while attempting questions. ओके, अब हम लोग नीचे वाले पार्ट्स को देखते हैं। तो नीचे उसने हमें बताया है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.61 grams of NaSO4.xH2O is heated until all the water is given off. The mass of this remaining is 0.7 grams. ये हमारे पास MR दिया था। और अब हमने वैल्यू ऑफ X फाइंड करनी है, जो XH2 है, हमने इसको फाइंड करना है। पर हम लोग अभी पहले कुछ और पार्ट्स करेंगे और एंड पे हम वैल्यू ऑफ X फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 रिमेनिंग। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें मोलर मास जो है वो दिया हुआ है, उससे हमें 142 ग्राम पर मोल उसने हमें दिया हुआ है। अब मास ऑफ Na2SO4 रिमेनिंग जो आफ्टर हीटिंग है वो 0.71 ग्राम है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, और अगर हमने Na2SO4 अगर हमने जब निकालने हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमने मास और मोलर मास करना है। सिंपल। ये है भी 1 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। 0.71 डिवाइडेड बाय 142। अगर मैं इसके यहाँ पे वो भी लगाऊं यूनिट्स, तो अब हम देख सकते हैं ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट द फाइनल आंसर इन मोल। 0.71 डिवाइडेड बाय 142, आंसर इज 5 into 10 raised to power -3, which is 0.005 moles. तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। Next part is calculate the mass of H2O given off.
तो इनिशियल मास हमारे पास क्या है 1.61 ग्राम, और जो रिमेनिंग है वो 0.71 ग्राम है। तो कुछ भी नहीं, मास ऑफ H2O क्या होगा, जो हमारे पास रह गया, बाकी जो था पीछे रह गया था 1.61 माइनस 0.71 ग्राम्स। बस हम इसको माइनस कर लेंगे, 1.61 माइनस 0.71, 0.9 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है फॉर दिस पार्ट। ओके, अब इसको इरेज करते हैं, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ऊपर क्या निकाला है, मास ऑफ H2O गिवन ऑफ। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन ऑफ निकालने हैं। रिमेंबर कि हमारे पास आंसर आया हुआ है 0.9 ग्राम्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगर हमने निकालने हैं तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ओवर मोलर मास। इट विल बी 0.9 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। ये इस तरह से ये भी वर्किंग इसके अंदर नीचे लिखी जाए तो और भी अच्छा है, ऑल्दो ये 1 मार्क का है पर लिखी जाए तो अच्छी चीज़ है। पर ये इवन ऊपर गिवन भी था, पर हम ये लिख लेते हैं फिर भी। तो 0.05 मोल जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाली, अब उसने हमसे कहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम किस तरह से निकालें। नोटिस कि जब हमने नंबर ऑफ मोल्स H2O के निकाले हैं, इसका आंसर हमारे पास आया था 0.05, इसका आंसर आया था 0.005 मोल्स, इसका आंसर हमने लिखा था 0.9 ग्राम्स। अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना चीज़ें, तो नजर आएंगी, पता चल जाएगी। तो नंबर ऑफ नंबर कह रही हूँ, एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं H2O के, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे हैं Na2SO4 के। तो H2O के मोल्स क्या थे हमारे पास, 0.05 डिवाइड बाय 0.005। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल का फर्क है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, मैं इसको क्लियर करती हूँ। x की जगह हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से जो आंसर है वो आ रहा होगा, सिंपल। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अक्सर क्या करते हैं वो आपको एक पूरी इक्वेशन बना देंगे, यानी वो लिखेंगे Na2SO4 dot XH2O is forming NaOH plus SO2 प्लस आई डोंट नो जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो पूरी एक इक्वेशन बना देंगे। उस इक्वेशन को भी चेक करके यू कैन ऑल्सो राइट फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो वो एक हेल्प होती है, ट्रिक होती है, जो आपको हेल्प कर सकती है क्वेश्चन को रीचेक करने में। पर उसको सोलली इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना कि आंसर मेरा आ जाएगा, वरना जो मार्क है वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। पर अदरवाइज दिस कैन बी टेस्टेड इन केस कि अगर वो फुल इक्वेशन दी हो, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, इस तरह से कोई इक्वेशन दी हो, तो तब फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। लेट्स से कि वो कहेंगे पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी हुई, तब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है, हम लोग चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इस केस में उन्होंने हमें नहीं दी थी कोई भी इक्वेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन फर्दर हमें नहीं गिवन थी। ओके, question number 3. Fluorine reacts with sulfur to form a compound which has 25.2% sulfur by mass and a relative molecular mass of 254. Determine the molecular formula of this compound. So how are we going to do that? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सल्फर है उसकी परसेंटेज क्या है, 25.2। तो फ्लोरीन जो है उसकी कितनी होगी, डेफिनेटली 100 में से 25.2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास सल्फर की आ जाएगी। तो सल्फर की आ जाएगी 74.8। ठीक है, तो 74.8% जो है वो फ्लोरीन है। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल था तो 25.2 ग्राम सल्फर है, 74.8 ग्राम्स जो है वो फ्लोरीन है। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं पहले तो। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सल्फर की भी और फ्लोरीन के भी कैलकुलेट करते हैं। तो moles of sulfur.
सल्फर के लिए मोल मास ओवर मोलर मास, ठीक है। फिर अभी तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 25.2, और अगर हम जब अपने पीरियोडिक टेबल में गिवन होंगे हमारे पास, मैंने अभी निकाल लिए, दैट इज 32, और इसका आंसर भी आएगा 0.7875 मोल समथिंग। तो ये हम लोग इतना लिख देते हैं। और मोल्स ऑफ अगर हम लोग क्लोरीन निकालें तो दैट इज 74.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास 19 आता है, फ्लोरीन का 19 होता है, तो हमें ये अप्रोक्सीमेटली 3.938 मोल्स जो है, इधर तक का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग जो है इसकी ना सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पहले भी किया था फॉर CHO, जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 0.7875, तो 0.7875 को 0.7875 से हम डिवाइड कर देंगे, तो और यहाँ पे 3.938 को 0.7875 से डिवाइड कर देंगे। ये तो 1 ही आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा है। इसका मतलब है इम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास SF, ये S था ना, मोलर, ये मोल्स ऑफ S थे, ये मोल्स ऑफ F थे, तो SF5 हमारे पास ये क्या आ गया, इसका इम्पिरिकल फॉर्मूला। और उससे हमें क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक और स्टेप भी करना है। पहले अब हमें इसका जो है वो इम्पिरिकल, हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इस इम्पिरिकल फॉर्मूला का निकालना है। तो वो हमारे पास मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, ठीक है। S का हमारे पास 32 होता है, 1 × 32 कर लो, ठीक है। फिर 5 × 19, तो 5 × 19 हमारे पास होता है 95, 95 प्लस 32 हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 7, 7 127 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसको हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे विद द एम्पिरिकल, या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। हमें पता है कि SF5 को 250, यानी देखो 254 डिवाइडेड बाय 127, तो यही करना था। 254 डिवाइडेड बाय 127 इट गिव्स अस 2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास SF5 है उसको 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो आ जाएगा S2F10। सो S2F10 जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर में ज़्यादा चीज़ें थी। 3 मार्क्स का था क्वेश्चन, पर थोड़ा सा लेंथी था। सबसे पहले क्या था, उसने हमें बताया था कि फ्लोरीन जो रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ और उसने कंपाउंड बनाया 25.2% जो है वो सल्फर बाय मास था। तो फ्लोरीन का क्या मास होगा? फ्लोरीन का 74.8, यानी कि जितना सल्फर था 100 में से उतना उसका माइनस हो जाएगा, 100% होती है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, मोल्स ऑफ सल्फर और मोल्स ऑफ फ्लोरीन निकाले, और उनके मोल्स निकाल के जो स्मॉलर वैल्यू थे उससे डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास इम्पिरिकल फार्मूला बन गया। जब इम्पिरिकल फार्मूला बन गया तो हमने उसका इम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया, तो हमारे पास मास आ गया। तो हम लोगों ने जो हमें मॉलिक्यूलर मास तो गिवन था, मॉलिक्यूलर मास को हमने इम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड किया, तो हमारे पास रेशो आ गई। तो फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पिरिकल फार्मूला को रेशियो से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, पर इसको इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन टू पार्ट, another part, nitrogen trichloride NCl3 is a covalent compound. Complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of NCl3. Show outer electrons only. Okay. तो हमारे पास क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में हमारे पास से हम लोग Cl नेगेटिव हम लिखते हैं ना, दैट इज फॉर अ रीजन, और N3 पॉजिटिव, N3 लिख रहे होते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं है, N3 नेगेटिव ही लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बन रहा होता है, पर खैर हम लोग उसके कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। Cl का तो एक पेयर होगा, तो 1 डॉट क्रॉस पेयर हेयर, 1 डॉट क्रॉस पेयर over here, 1 डॉट क्रॉस पेयर with over here। और जो नाइट्रोजन के ऑलरेडी 5 होते हैं, तो हमारे पास 2 जो है वो इसके नॉन बॉन्डिंग डॉट्स होंगे। अब क्लोरीन के लिए हमारे पास 6 जो बाकी रिमेनिंग है, क्योंकि 7 होते हैं ना इसके पास, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन जाएंगे।
ऐसे भी किया जा सकता है, क्रॉसेस को अंदर और डॉट्स को उधर लिखा जाए, पर आई प्रेफर मेकिंग इट लाइक दिस. सो दैट्स इट. 3 mark question is done. Lithium chloride is an ionic compound. Complete the dot and cross diagram to show the electronic arrangement and charges of the ions in lithium chloride. तो अब हम लोग पहले एक शेल बनाएंगे. तो शेल में क्योंकि यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ था, हम यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है. में हमारे पास 3 होते हैं, आई थिंक. लेट मी कंफर्म. Wait, what am I doing actually? That's just so stupid. So basically, lithium, I thought lithium comes underneath the sodium, but I was mistaken. Why did I make such a mistake? Because like that's very obvious, but I made one. Okay, anyways, lithium has already, it will have one valence electron because it is in group 1. So that one electron will be over here. So we'll have positive charge over here, that because one of the cross is sent over here. And for chlorine, we'll have another shell. And in this shell, we will have 7 dots, 1, 2, 3, 4. Make dots a little bigger so that they are visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And then one cross from lithium that came over here. And then we'll have one negative because we have gained an ion. So that's why we'll have a negative charge and positive charge over here. That's how this Newton cross diagram will be made. See, E part, explain in terms of attractive forces between particles why lithium chloride is a solid at room temperature, but NCl3 is a liquid with a relatively low boiling point. That is because we have ionic bonds in LiCl, and so we have 3 marks. Okay, so let me actually verbally say that out. So that is because LiCl is, and we have ionic bonds in there, and the attraction between, there's just attraction between molecules in NCl3, as we have seen earlier, and this attraction is weaker comparatively with LiCl, as it is a stronger ionic force between them. Okay. So that's how you have, that's what exactly we have to explain over here. I'll actually type it out. That's the statement. I actually wrote it, but let me actually write it so that it's visible. I'll explain it. Lithium chloride is a solid due to strong ionic bonds, while NCl3 is a liquid with a low boiling point because of the weaker attraction between its molecules. This answer will be sufficient for this question. Okay, so that's it with this one. And then after that, we have paper 6, which we are going to do in the next class.